आज हम हिमालयन हर्थ नाम की एक गाइडेड स्लीप स्टोरी की पड़ताल कर रहे हैं जो श्रोता को हिमालय के एक कैबिन में ले जाकर सुलाने की कोशिश करती है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये कि कहानी की शुरुआत में शारीरिक आराम को और गहरा करने के लिए गति को थोड़ा धीमा किया जा सकता है। हाँ। कहानी श्रोता को आराम करने और सांस लेने का निर्देश तो देती है, पर इसके फौरन बाद ही उन्हें बर्फीले पहाड़ों का एक पूरा मंजर सोचने के लिए कह देती है। हाँ, मुझे भी यही महसूस हुआ। ये ऐसा है जैसे किसी को बिना वार्म अप के सीधे दौड़ने के लिए कह दिया गया हो। बिल्कुल। दिमाग अभी भी दिन भर की चीजों में उलझा हुआ है और उसे अचानक एक शांत बर्फीली घाटी की कल्पना करने को कहा जाता है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही बात है। ऐसा लगता है कि शरीर को आराम देने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ एक औपचारिकता की तरह इस्तेमाल किया गया है। जबकि असल में वही तो पूरी कहानी की नींव है। एग्जैक्टली। देखिए, यहाँ मनोविज्ञान का एक सीधा सा नियम काम करता है। जब तक आपका शरीर तनाव में है, आपका दिमाग शांत होकर कल्पना नहीं कर सकता। मन और शरीर मतलब वो तो जुड़े हुए हैं ना। तो श्रोता के मन को एक जटिल और सुंदर दुनिया बनाने का काम सौंपने से पहले हमें उसके शरीर को पूरी तरह से शांत और स्थिर करना होगा। और अभी की जो गति है वो शरीर को उस गहरी अवस्था तक पहुंचने का मौका ही नहीं दे रही। तो मतलब सिर्फ सांस लेने के निर्देश देना काफी नहीं है? नहीं, हमें उस हिस्से को कहानी का एक अहम पड़ाव बनाना होगा, सिर्फ एक शुरुआती बिंदु नहीं। एकदम सही। एक तरह से हम श्रोता को उसके अपने शरीर में वापस ला रहे हैं ताकि वो कल्पना की दुनिया में आसानी से जा सके। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? हम कुछ चीजें जोड़ सकते हैं, जैसे श्वास लेने के निर्देशों को सिर्फ एक बार कहने के बजाय उसे दोहरा सकते हैं। हाँ, उसे 3 या 4 बार, हर बार एक नए एहसास के साथ दोहरा सकते हैं। पहली सांस सिर्फ हवा को महसूस करने के लिए, दूसरी शायद दिन भर के तनाव को बाहर निकालने के लिए, और तीसरी सांस शांति को अंदर भरने के लिए। बिल्कुल। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, एक गहरी सांस अंदर लें और अब सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि आपके कंधे थोड़े और ढीले हो गए हैं, सारा बोझ उतर रहा है। और इसके बाद एक बॉडी स्कैन तो बहुत ही असरदार हो सकता है। हाँ, और वो भी बहुत विस्तार से। सिर्फ ये कहना नहीं कि अपने पैरों को ढीला छोड़ दें, बल्कि श्रोता का ध्यान उस एहसास पर ले जाना। अच्छा। उदाहरण के लिए, अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के पंजों पर ले आएं। शायद आपको उनमें हल्की सी झंझनाहट महसूस हो रही हो, या शायद वो आपको भारी लग रहे हों। जैसा भी है, बस उसे महसूस करें। अब इस आराम को धीरे धीरे ऊपर अपनी पिंडलियों की ओर बढ़ता हुआ महसूस करें, जैसे कोई गर्म पानी की लहर हो जो आपके शरीर के हर हिस्से को शांत करती जा रही है। वाह, ये गर्म पानी की लहर वाली बात बहुत अच्छी है। ये सिर्फ एक निर्देश नहीं है, ये खुद में एक छोटी सी कल्पना है। हाँ, ये श्रोता को शारीरिक रूप से तैयार कर रहा है। जब तक हम कैबिन की कहानी तक पहुंचेंगे, श्रोता का शरीर और मन दोनों उस यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। एक मजबूत नींव बन जाएगी। और यही लक्ष्य है। जब श्रोता अपने शरीर में इतना स्थापित हो जाता है तो उसका मन भटकना बंद कर देता है। फिर जब आप उसे बर्फ से ढके पहाड़ देखने को कहते हैं तो वो सच में उन्हें देख पाता है, सिर्फ उनके बारे में सोचता नहीं है। शरीर को आराम देने वाली बात बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है कि यही सिद्धांत कहानी के बीच में भी लागू होता है, जहां कैबिन की गर्माहट का जिक्र है। उस एहसास को क्या और गहरा नहीं किया जा सकता? ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। कैबिन के अंदर की गर्माहट और बाहर की ठंडक के बीच के विरोधाभास को एक शक्तिशाली भावनात्मक अनुभव बनाया जा सकता है। कहानी में प्यारे विरोधाभास का जिक्र है, जो एक बेहतरीन विचार है, लेकिन अभी ये सिर्फ एक विचार की तरह लगता है, एक एहसास की तरह नहीं। सही कहा। कहानी बताती है कि बाहर ठंड है और अंदर गर्मी, पर वो इन दोनों को एक साथ महसूस नहीं कराती। हाँ, ये ऐसा है जैसे दो अलग-अलग तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, एक बर्फीले पहाड़ की और दूसरी आग के पास रखे कंबल के। जबकि असर तब होगा जब ये दोनों तस्वीरें एक ही फ्रेम में हो। बिल्कुल। आप सिर्फ गर्माहट का जिक्र नहीं कर रहे, आप एक भावना पैदा कर रहे हैं, सुरक्षा की भावना। ये आराम से एक कदम आगे है। गर्माहट आरामदायक है, लेकिन ठंड से बचाने वाली गर्माहट, वो सुकून देने वाली है। या खूब कहा है, बचाने वाली गर्माहट, यही वो भावना है जिसे हमें जगाना है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका यह है कि हम बाहर की ठंड के तत्वों को केबिन के अंदर के आरामदायक विवरणों के साथ बुन दें, उन्हें अलग अलग न रखें। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर।
जैसे जब आप उस मोटी ऊनी रजाई का वर्णन करते हैं तो सिर्फ ये ना कहें कि वो गर्म है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, यह भारी रजाई आपके ऊपर एक सुरक्षित कवच की तरह है और इसकी गर्माहट और भी ज्यादा महसूस हो रही है क्योंकि आप खिड़की के शीशे से टकराती बर्फीली हवा की धीमी सीटी सुन सकते हैं। हाँ, अब देखिए, रजाई की गर्माहट का एहसास सीधे बाहर की ठंड से जुड़ गया। और वो ज्यादा कीमती महसूस होने लगी। ये तो कमाल का तरीका है। इससे श्रोता सिर्फ गर्म महसूस नहीं करेगा, बल्कि वो ठंड से सुरक्षित महसूस करेगा। और ये नींद के लिए एक बहुत शक्तिशाली भावना है। मुझे एक और विचार आ रहा है, क्या हम यही चीज आवाज के साथ भी कर सकते हैं? बिल्कुल, यह एक और परत जोड़ देगा। आप कह सकते हैं, अंगीठी में लकड़ियों के चटकने की आवाज इस खामोश कमरे में कितनी सुखद लग रही है। खासकर जब आपको पता है कि इन दीवारों के बाहर सिर्फ हवा की साएं हैं जो सब कुछ जमा देने पर तुली है। एकदम सही। यहाँ आपने एक आरामदेह आवाज को एक थोड़ी डरावनी आवाज के सामने रखकर उसे और भी ज्यादा सुकून देने वाला बना दिया है। तो हम हर इंद्रिय के अनुभव को बाहर की दुनिया के विपरीत रखकर उसे और गहरा बना रहे हैं। हाँ, आग की सुनहरी रोशनी इसलिए ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि बाहर अंधेरा और सफेद बर्फीला तूफान है। बिस्तर की नरमी इसलिए ज्यादा महसूस हो रही है क्योंकि बाहर की दुनिया कठोर और ठंडी है। अब श्रोता एक कैबिन में नहीं है, वो एक सुरक्षित पनाहगाह में है, एक भावनात्मक किले में। बिल्कुल। और उस गहरी सुरक्षा के एहसास से नींद तक का सफर बहुत छोटा हो जाता है। तो हमने श्रोता को एक मजबूत शारीरिक नींव दी, फिर उसे एक गहरे भावनात्मक एहसास में डुबो दिया और फिर कहानी अचानक खत्म हो जाती है। ये मुझे तीसरा और शायद सबसे जरूरी बिंदु लगता है। हाँ, अंत में कल्पना की दुनिया से नींद की वास्तविक स्थिति में सहजता से ले जाना। हाँ, अंत थोड़ा अचानक है। कहानी श्रोता को एक बहुत ही सुंदर सजीव दुनिया में ले जाती है। आग, बर्फ, लकड़ी की खुशबू, और फिर अचानक कहती है, नींद अब आपके ऊपर छा रही है। ये श्रोता के मन को एक झटका दे सकता है ना? दे सकता है। मन अभी भी उस कैबिन में घूम रहा है और उसे उस दुनिया को छोड़ने का कोई कोमल तरीका नहीं बताया गया। ये एक फिल्म देखने जैसा है जो क्लाइमैक्स के ठीक बाद बिना किसी समापन के बंद हो जाए। मैं समझ सकती हूँ, मन उस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और ये बेचैनी पैदा कर सकता है। तो सुझाव ये है कि कहानी को खत्म करने के बजाय उसे नींद में घुल जाने दिया जाए। बिल्कुल। जैसे बत्तियां अचानक बंद करने के बजाय उन्हें धीरे धीरे डिम किया जाए। धीरे धीरे डिम करना, ये बिल्कुल सही शब्द है। हमें श्रोता के मन को सक्रिय कल्पना से निष्क्रिय आराम की स्थिति में ले जाना है। और इसके लिए हमें दृश्य को धीरे धीरे फीका करना होगा। हाँ, आप अंत में कुछ निर्देश जोड़ सकते हैं जो कहानी को समेटें, जैसे कि यही है, जलती हुई लपटें अब सिर्फ दहकते हुए कोयलों की धीमी लाल चमक में बदल गई हैं। कमरे में रोशनी कम हो रही है और अंधेरा गहरा और आरामदायक होता जा रहा है। इससे मन को संकेत मिलता है कि अब ये दृश्य समाप्त होने वाला है। और फिर हम दूसरे संवेदी अनुभवों को भी कम कर सकते हैं, है ना? एक एक करके। हाँ, बिल्कुल, एक एक करके। बाहर बर्फ गिरने की आवाज अब और भी धीमी हो गई है, लगभग खामोश। लकड़ी के चटकने की आवाज भी अब बंद हो गई है। कमरा पूरी तरह शांत है। तो अब मन के पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है सिवाय एक चीज के, और वो है रजाई की गर्माहट और उसका भारीपन। ठीक वही। अब सिर्फ एक एहसास बाकी है, आपके ऊपर पड़ी इस भारी रजाई की गर्माहट का। महसूस करें कि ये आपको कितना सुरक्षित महसूस करा रही है। अच्छा। अपने मन को एक पूरी दुनिया की कल्पना करने से हटाकर सिर्फ एक सरल शारीरिक एहसास पर केंद्रित कर दिया है, जो कि एक वास्तविक एहसास भी है, क्योंकि श्रोता सच में अपने कंबल के नीचे लेटा है। ये कल्पना और हकीकत के बीच का एक पुल बन जाता है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। तो मन एक जटिल दृश्य से हटकर एक बहुत ही सरल और वास्तविक एहसास पर टिक जाता है, और उस एक बिंदु से नींद में फिसलना बहुत आसान है। सही बात है। आप उसे सोचने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ महसूस करने के लिए दे रहे हैं, और यही सहज बदलाव है। कहानी खत्म नहीं होती, वह बस नींद में तब्दील हो जाती है। हाँ, श्रोता को पता भी नहीं चलता कि कब कल्पना खत्म हुई और कब नींद शुरू हुई। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहला,
कहानी की शुरुआत को धीमा करें, श्रोता को कल्पना की दुनिया में धकेलने से पहले एक विस्तृत सांस लेने के अभ्यास और बॉडी स्कैन के जरिए एक गहरी शारीरिक नींव तैयार करें। दूसरा, कैबिन के अंदर की गर्माहट और बाहर की ठंडक को अलग-अलग बताने के बजाय उन्हें एक साथ बुनें। ठंड का जिक्र करके गर्माहट के एहसास को और बढ़ाएं, ताकि आराम की भावना सुरक्षा के गहरे एहसास में बदल जाए। और तीसरा, कहानी का अंत अचानक ना करें। दृश्य को धीरे धीरे फीका करें, एक एक करके संवेदी अनुभवों को कम करें और मन को एक अंतिम सरल शारीरिक एहसास पर टिकाकर कल्पना से नींद तक का सफर सहज और स्वाभाविक बनाएं। यह एक बहुत अच्छी कहानी है जिसमें एक अद्भुत माहौल बनाने की क्षमता है। इन बदलावों से मुझे लगता है श्रोता का अनुभव सिर्फ आरामदायक नहीं, बल्कि सच में गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। हमें उम्मीद है कि ये सुझाव आपकी कहानी को और भी प्रभावशाली बनाने में मदद करेंगे। जब आप इन बदलावों को कर ले तो हमें अपना काम फिर से ज़रूर भेजिएगा। हमें ये देखने में खुशी होगी कि ये कहानी कैसे और निखरती है।